हेलो एवरीवन, खमागणियन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। कई बार आपकी क्यूरियोसिटी और आपकी किस्मत आपको ऐसी चीजों से रूबरू करवाती है जिनके ऊपर आप शायद कभी विश्वास नहीं करेंगे। जब इन चीजों से आपका सामना होता है और जहां आपको लगता है कि एक कहानी खत्म हो गई है, वहीं दूसरी कहानी शुरू हो जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ हमारे आज के इस इंसिडेंट में जो हमारे साथ शेयर किया है हमाद ने। ये उनके साथ दिसंबर 2025 में हुआ था। हमाद कोलकाता के रहने वाले हैं। ये वहां पर एक मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में रहते हैं और इन्हीं के फ्लोर पर 3 फ्लैट हैं। उनमें से एक फ्लैट इनका है और इन्हीं के सामने वाले फ्लैट में इनका कजिन ब्रदर रहता है। इसका नाम है एहतशाम। अब ये लोग जो हैं कई सालों से अपने पैटर्नल गांव नहीं गए थे। इनका ओरिजिन जो था वो बिहार था, लेकिन माता पिता काम के सिलसिले में ये लोग सब कोलकाता शिफ्ट हो गए थे और करीबन पिछले 7-8 सालों से ये अपने पैटर्नल गांव नहीं गए थे। इनका जो गांव था वो बिहार के शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा रिमोट विलेज था जिसका नाम था मिल्की चाक। तो इस बार जब इनकी विंटर वेकेशंस हुई तो सभी कजिन्स ने मिलकर ये प्लान बनाया कि हम लोग इस बार अपने गांव जाएंगे बिहार। तो आइए हम आगे बढ़े उससे पहले आपको मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं इस इंसिडेंट के अंदर जो इन्वॉल्व कैरेक्टर्स हैं, जिनके कजिन्स हैं। तो दो तो थे, एहतशाम और यूसुफ, जिनकी उम्र करीबन 14 साल के आसपास थी। हमाद, आयशा और हमजा, इन सब की उम्र करीबन 16 साल के आसपास थी। अयान और इकरा, इन दोनों की उम्र करीबन 20 साल के आसपास थी। फिर थी जुबिया, जिसकी उम्र करीबन 23 साल थी और सबसे बड़ी थी उज़मा, जिसकी उम्र करीबन 25 साल के आसपास थी। तो ये इनका पूरा कजिन्स का ग्रुप था और ये विद फैमिली सबके सब लोग पहुंचे अपने गांव बिहार। वहां गांव में इनका जो घर था वो अच्छा खासा बड़ा था। उसमें करीबन 15-20 रूम्स थे और इन्हीं के घर के जस्ट पास में थी एक हवेली। एक हवेली जिसकी छत इनके घर की छत से ऑलमोस्ट टच होती थी। मतलब आप आगे हाथ बढ़ाओ तो उस हवेली की छत को आप टच कर सकते हो। लेकिन वो हवेली इनके घर की तरह गुलजार नहीं थी। उस हवेली में कोई नहीं रहता था। अगर आप घर के छत की टेरेस पे खड़े हो जाओ तो जो पहला व्यू मिलता था वो उसी हवेली का मिलता था। वो बड़ी पुरानी हवेली जिसकी जली हुई दीवारें, तोड़े हुए दरवाजे और बाहर था एक बहुत बड़ा सा कोर्टयार्ड जिसके अंदर किसी के ना रहने की वजह से जो जंगली घास फूस होती है वो ज्यादा उग गई थी। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे वक्त यहाँ पर रुक गया है। पहले ही दिन से जब से वहां पहुंचे थे तो उस हवेली से आने वाली हवा के अंदर उनको मिट्टी और कुछ जले हुए होने की खुशबू आया करती थी। रात के टाइम पर ऐसा लगता था कि छत के ऊपर कोई कुछ घिसट के या पैर घिसट के चल रहा है और कई कई बार रात को 2-3 बजे के आसपास किसी भी आती थी, पर किसी को कुछ भी दिखता नहीं था। उस हवेली के बारे में सभी को अच्छे से वार्न किया गया था कि जब तक यहां रह रहे हो एक बात मत भूलना, गलती से भी उस हवेली में मत जाना, वहां गेलू रहता है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे गेलू कौन है। तो गेलू के बारे में आपको बताऊं उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इन दी गई आईडीज पर। और इसी के साथ साथ आज मैं आपको कुछ रिकमेंड करना चाहता हूं। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हैं या फिर आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि अपनी लाइफ में पर्सनल ग्रोथ लाने के लिए आपको बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए। मैंने भी ऐसे बहुत सारी बुक्स खरीदी सेल्फ हेल्प की, बिजनेस को लेकर, स्ट्रैटेजीज को लेकर, लेकिन कभी भी मैं 2-3-4 से ज्यादा बुक्स नहीं पढ़ पाया। रीजन बीइंग, एक बुक को पढ़ने के लिए आपको टाइम बहुत चाहिए होता है। तो मैंने उसका एक छोटा सा सोल्यूशन निकाला अपने लिए। मैंने बुक्स को समराइज करना शुरू किया छोटे छोटे ऑडियोज की फॉर्म में और उनको सुनना शुरू किया, जिससे मैंने बहुत सारी बुक्स कवर की और उनकी नॉलेज को गेन किया। और सेम चीज अब हम आपको एक्सेस करवा रहे हैं हमारे इस ऑडियो प्लेटफॉर्म के थ्रू, जहां पर आप 100 से भी ज्यादा बुक्स के की इनसाइट्स और समरीज सुन सकते हैं और उनसे सीखकर उन्हें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो यह है ड्रीम शॉट, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपके ड्रीम्स को अटेन करने में और आपको स्ट्रेटजीज बनाने में आपकी हेल्प करता है। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, अभी जाके चेकआउट करें। सिर्फ 30 दिन के टाइम में आप 100 से भी ज्यादा सेल्फ हेल्प की बुक्स को कवर कर सकते हैं और वो भी सिर्फ 199 रुपीज के ईयरली सब्सक्रिप्शन चार्ज में। तो अभी जाके चेकआउट करें। आपके लिए हमने बहुत सारी बुक्स पहले से फ्री कर रखी है और अगर आपको ये हेल्प करता है, एक बुक की कीमत से भी कम कीमत में आप 100 से ज्यादा किताबें पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। तो जो गेलू नाम था ये इस गांव के अंदर बहुत धीरे से ही बोला जाता था। गांव वालों के मुताबिक गेलू एक सिंपल सा मोटा सा लड़का था। उसका शरीर जरूरत से ज्यादा ही मोटा था और ऐसे लोग जनरली लोगों की बुलिंग का
यानी उनको चिढ़ाने का शिकार होते हैं। गांव में जो भी बच्चा उसकी उम्र का था वो उसे चिढ़ाया करता था। ना सिर्फ कोई बच्चा, बड़े लोग भी उसे बहुत चिढ़ाया करते थे और उसका नाम मोटका पड़ गया था। गांव में बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोग उसे मोटका मोटका बुलाया करते थे। गेलू को ये चीज बहुत बुरी लगती थी और उससे भी ज्यादा दुख होता था उसके मम्मी पापा को कि किस तरह से लोग हमारे बच्चे को चिढ़ाते हैं। इसी वजह से उसने घर से भी बहुत बाहर निकलना बहुत कम कर दिया था कि कोई भी उससे ठीक से बात नहीं करता था। एक दिन की बात है, गेलू के फादर जो है वो केरोसिन का एक डब्बा लेकर आए थे 5 लीटर का, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं छेद था, उन्हें पता नहीं लगा और जहां उन्होंने केरोसिन रखा था वहां से बहुत सारा केरोसिन लीक हो गया था। जब घर में स्मेल हुई तो उन लोगों ने, उसके जो फादर मदर थे वो मिलकर वहां पर केरोसिन साफ कर रहे थे, तो गेलू भी उनके साथ काम में लग गया। ये टाइम था दिवाली का और इस टाइम पर आप जानते हैं जो बच्चे होते हैं वो पटाखे वगैरह चलाते हैं। तो बाहर जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने गेलू को चिढ़ाने के लिए एक प्लान बनाया और उन्होंने पटाखों की एक लड़ी जलाकर खिड़की से गेलू के घर में फेंक दी। और किस्मत की बात थी कि जहां ये लोग केरोसिन साफ कर रहे थे ये पटाखे की लड़ वहीं जाकर गिरी और जैसे ही पटाखे फूटे केरोसिन ने आग पकड़ ली और तीनों के तीनों उस आग में जलकर मर गए। आग इतनी तेजी से फैली वो केरोसिन की जो बॉटल थी उसकी वजह से कि पूरे घर को उसने आग ने जकड़ लिया और उन तीनों को बचने का मौका भी नहीं मिला। और तब से गांव के लोग कहते हैं कि वो घर श्रापित है। गोलू और उसके माँ बाप तो मर गए, लेकिन उसके बाद से गांव के अंदर अलग अलग घटनाएं होने लगी। वो हर एक बच्चा जो गोलू को चिढ़ाया करता था एक एक करके उनकी मौत होने लगी और मौत होती थी जलकर। पूरे गांव में यही बात थी कि गेलू ने अपने मौत के बाद अपनी मौत का भी बदला लिया और जो लोग उसे जिंदा रहते परेशान करते थे उन सबको भी उसने मौत के घाट उतार दिया। इसलिए अब उस हवेली के आसपास भी कोई नहीं फटकता था। लेकिन इनका जो घर था उससे बिल्कुल टच होकर था, ये कुछ भी नहीं कर सकते थे। जब इनको ये सारी बातें पता लगी, अब आप समझें यंग माइंड्स, इनकी एज आपने देख ही ली है, शहर में रहते हैं कोलकाता जैसे मेट्रो सिटी के अंदर, ये सब बातें दकियानूसी लगती है, ये सब बातें मजाक लगती है, सिर्फ डराने का एक जरिया लगती है। तो जब से इन्होंने गेलू की वो कहानी सुनी, इनकी अंदर की जो क्यूरियोसिटी थी वो जाग चुकी थी। इतनी स्ट्रिक्ट वार्निंग मिलने के बाद इन लोगों का मन कर रहा था कि क्यों ना इस हवेली को जाकर एक्सप्लोर किया जाए। अब एक रात जब सब सो गए थे तो हमाद, हमजा और एहतेशाम, इन तीनों की उम्र सिर्फ 14 से 16 साल के बीच में थी। इन्होंने प्लान बनाया कि आज रात को ये उस हवेली को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि जो सब लोग कहते हैं वो सच है या फिर नहीं। छत के रास्ते से चुपचाप वो उस हवेली के अंदर घुसते हैं। अंदर बिल्कुल अंधेरा था, दीवारें जल जल कर काली हो रखी थी और वहां पर अभी भी जली हुई लकड़ी की जो स्मेल थी पूरे घर के अंदर फैली हुई थी। 7-8 टोटल कमरे थे उस घर के अंदर। वहां का जो एटमॉस्फेयर था वो इन लोगों को एक अजीब सी वाइब दे रहा था। अंदर घुसकर ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में इस घर को एक्सप्लोर करने लगे। हमाद नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक्सप्लोर कर रहा था, हमजा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चला गया था और एहतेशाम भी अपना एक्सप्लोर करते करते एक दूसरे रूम के अंदर चला गया था। और तभी अचानक से हमाद को हमजा की चीखने की आवाज आई। उसकी चीख की आवाज सुनकर वो भागता हुआ फर्स्ट फ्लोर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा तो हमजा बेहोश पड़ा हुआ था। हमाद ने उसको हिलाया और हिलाकर उसे होश में लेकर आया। वो बुरी तरह से घबराया हुआ था, उसकी आंखें फटी हुई थी और वो बोला बस भाग 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 यहाँ से। दोनों के दोनों वहां से भागते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि एहतेशाम भी इनके साथ था। उन्हें लगा कि उनकी चीख की आवाज सुनकर शायद एहतेशाम भी वहां से निकलेगा, क्योंकि जाते जाते वो बोलते भागो भागो निकलो यहाँ से। वो लोग वापस से छत के रास्ते सीधे अपने कमरे में पहुंचते हैं और वो इतना बुरी तरह घबरा गए थे कि घर पहुंचते सीधा अपने कंबल के अंदर घुस जाते हैं और फिर वो सुबह ही उठते हैं। इन्हें पता ही नहीं कि एहतेशाम इनके कितनी देर बाद आया या नहीं आया। सुबह लोग उठते हैं, लेकिन अगली सुबह पहले जैसी नहीं थी। धीरे धीरे अब इनकी लाइफ में चीजें बदलने लगी और सबसे पहला इंसिडेंट हुआ आयशा के साथ। आयशा अपने कमरे के अंदर अकेली सोई हुई थी, दोपहर का टाइम था और जब उसकी आंख खुलती तो वो देखती है कि उसके हाथ पर, उसके कमर पर जैसे नाखून से किसी ने छील दिया हो इस तरह के निशान थे। उसने सबको बुला के बताया, अपने कजिन्स को, तो सभी लोग शॉक्ड थे क्योंकि उस टाइम उसके रूम में कोई नहीं था और आयशा ने रूम अंदर से लॉक किया हुआ था। खैर साहब ने उसे बोला कि हो सकता है नींदों में तूने ही अपने नाखून मार लिए हो, बट अगर आप अपने आप को नाखून मारोगे भी तो भी आपको पता लगता है, इतने सेंसेस एक इंसान में होते हैं। खैर सब लोगों ने इस बात को इग्नोर किया
अच्छा, ये तीनों वहां जाकर आए थे, ये बात किसी को भी नहीं पता थी इन तीनों के अलावा। अब धीरे धीरे इन सभी कजिन्स को हमजा के अंदर कुछ चेंजेस नजर आने लगे। सब लोगों ने ऑब्जर्व किया कि हमजा अपने आप से ही बातें करता रहता था। वैसे मैं आपको बता दूं, हमजा के साथ ही प्रॉब्लम थी, वो बचपन से ही अपने आप में बातें किया करता था। उसका इलाज भी कराया गया था और इसीलिए हमजा के जो मदर फादर थे उन्होंने सब लोगों से कहा था कि अगर कभी तुमको हमजा इस तरह से हवा में खुद से ही बात करता हुआ दिखे तो उसे टोक देना, उससे उसकी वो आदत छूट जाती है। लेकिन इस बार जो हमजा था वो उस तरीके से बात नहीं कर रहा था जैसे वो हमेशा किया करता था। एक दिन की बात है, हमाद अपने कमरे में किसी काम से गया तो उसकी नजर पड़ी तो हमजा मिरर के सामने खड़ा हुआ था और मिरर के सामने खड़ा होके वो खुद को देखते हुए बोला था, सबको जला दूंगा, सबको जला दूंगा, मुझे भी उन्होंने जला दिया था, सबको जला दूंगा। हमाद ने उसको देखा और उसने मिरर में देखा तो वो था तो हमजा, लेकिन उसका चेहरा चेंज हो रहा था। ऐसा लगता कि इसके चेहरे के अंदर कोई और है। हमाद ने उसको आवाज दी, हमजा क्या कर रहा है? तो वापस से वो ऐसे होश में आया, उसने बोला कि नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहा। इसके बाद हमाद को लगा कि शायद इसकी वो प्रॉब्लम जो है खुद से बात करने वाली, उसकी वजह से ये ऐसा बिहेव कर रहा है। इसके एक दो दिन के बाद शाम की बात है, अयान और हमजा किचन में इनके बाकी कजिन्स के लिए कुछ बना रहे थे। पता ना, जब सब कजिन्स मिलते हैं, कभी मैगी बनाई जाती है, कभी ऑमलेट बनाया जाता है। और वहां से उज़्मा गुजर रही थी, तो गुजरते गुजरते जैसे उसकी नजर किचन में पड़ी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। अयान के पीछे हमजा एक बड़ा सा चाकू लेके खड़ा हुआ था, जैसे वो उसके पीठ में उस चाकू को घोप ही देगा। ये देखकर उज़्मा बहुत तेज चीखती है, उसकी चीख से एकदम से उसकी तरफ घूम के देखता है और वो पीछे पलट कर देखता है तो देखता है कि हमजा अभी भी वो चाकू लेके खड़ा है। उज़्मा की चीख से भी हमजा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे हमजा किसी ट्रांस में है। सारे कजिन लोग भाग कर आए किचन के अंदर, उन्होंने देखा, उन्होंने फिर हमजा को जगाया वापस से, तब जाके से वो किसी नींद से जागा हो और होश में आते उसके हाथ से वो चाकू गिर जाता है। अब सब लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि आखिर हमजा ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। इधर इनके घर के आसपास के लोगों से मुर्गे और मुर्गियां गायब होने लगे और ये जो गायब मुर्गे मुर्गियां होते थे ये मिलते थे हमाद के घर के पास में एक गौशाला थी उसमें। जिस हालत में ये मुर्गे मिलते थे, इन सब मुर्गे और मुर्गियों की गर्दन गायब थी और इनके खून से लथपथ बॉडीज वहां पर पड़ी हुई रहती थी। इन्हें देखकर ऐसा लगता था कि किसी जानवर ने अपने दांतों से इनकी गर्दन को उखाड़ दिया हो या फिर किसी इंसान ने। अब अगली शाम सब लोग आंगन में बैठे हुए थे, तभी अचानक से हमजा को खून की उल्टी हुई। खून की उल्टी होते देखकर सब लोग एकदम से घबरा गए। वो फटाफट से हमजा को डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप वगैरह किया, उसको दवाई दी और दवाई देने के बाद वो नॉर्मल हो गया था। उसके बाद पूरे रात या सुबह तक भी उसे खून वगैरह कोई उल्टी नहीं हुई और वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था। शायद घर वालों को लगा कि ऐसे ही किसी वजह से हो गई होगी। डॉक्टर को उन्होंने चेकअप करवा लिया था, इसलिए सब लोग इतना परेशान नहीं थे। लेकिन अगले दिन फिर से हमजा को खून की उल्टी हुई और इस बार जब उसे उल्टी हुई और घर वालों ने जो देखा, उन सबको अपनी आंखों पे भरोसा नहीं रहा। उसकी उल्टी के अंदर चिकन की चोंच के टुकड़े और जो उसकी कलंगी वगैरह होती है उनके छोटे छोटे टुकड़े बाहर निकल रहे थे और इसे देखकर सबको समझते हुए देर नहीं लगी कि क्या चल रहा है। खैर इस टाइम पर उन सब लोगों ने, मतलब जो घर वाले थे बड़े घर के, उन्होंने हमजा को उठाया और वो लोग सीधे चले पटना की तरफ और वहां पर एक बड़े हॉस्पिटल में एक बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए कि कहीं कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है। सारे चेकअप्स हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है रिपोर्ट्स कैसे आनी थी, जी हाँ, नॉर्मल। लेकिन अब इनकी फैमिली को पता था कि यहाँ पर कुछ भी नॉर्मल नहीं है। वो अच्छे तरीके से समझ पा रहे थे कि यहाँ पर क्या चल रहा है। हमजा को घर वापस लाया गया और अब हमजा के ऊपर नजर रखी जाने लगी, ये जानने के लिए कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। लेकिन हमजा को क्या हुआ है ये राज अपने आप ही बाहर आ गया। उसी रात जब सब घर में सो रहे थे तो एक चीख से पूरे घर वालों की नींद टूटी। बचाओ! ये आवाज जुबिया की थी, वो चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ। सारे घर वाले दौड़कर वहां पर पहुंचते तो देखते हैं हमजा उसकी गर्दन पकड़ के दबा रहा है, उसकी आंखें ऊपर चढ़ी हुई थी और उसके चेहरे के ऊपर एक अलग सा ही गुस्सा था। सब मिलके उसे खींच के हटाने लगे, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी या फिर ये कहो कि उसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत आ गई थी कि सब मिलकर भी उसे हटा नहीं पा रहे थे। इधर जुबिया का दम घुटने लग गया था, उसकी आंखें निकल के बाहर आना शुरू हो गई थी क्योंकि उसकी जो ग्रिप थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। ये सब देखकर हमाद ने ऊपर चढ़कर हमजा के बाल पकड़ के पीछे खींचे और सब लोग मिलकर उसके पंजों को
खींचने लगे ताकि जुबिया की गर्दन उसके पंजों से फ्री हो पाए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने जुबिया की गर्दन छुड़वाई। गर्दन छूटते जुबिया जोर जोर से सांस लेने लगी, खांसते हुए, और जुबिया की हालत देखकर अयान को आता है गुस्सा और वो खींचकर एक थप्पड़ मारता है हमजा को। एक थप्पड़ पड़ते ही हमजा बेहोश, जैसे उसके शरीर से कुछ निकल गया हो। ये इंसिडेंट से पूरा परिवार हिल गया था और अब सबको समझ में आ गया था कि हमजा के ऊपर कोई ना कोई ऊपरी साया है। इतना कुछ होते हुए देख हमाद ने सारे घर वालों को ये बता दिया कि कैसे वो लोग उस पड़ोस वाली हवेली में रात को गए थे और वहां से आने के बाद ही ये सब कुछ हो रहा है। ये बात सुनकर सारे घर वाले बहुत नाराज हुए और बोले कि जिस एक काम के लिए इन लोगों को मना के इन मनहूसों ने वही काम किया है। थोड़ी बहस बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि अभी तो इसको उठाओ, सुलाओ, कल सुबह देखते हैं इसका क्या करना है। इसके बाद हमजा को उठाया गया और कमरे के अंदर ले जाया गया और बाकी सारे भाई वहीं हमजा के साथ सोए, लेकिन हमजा उस रात वापस नहीं उठा। अरे मतलब वो सोता रहा, उसकी नींद नहीं खुली, अगली सुबह ही वो सीधा उठा। अगले दिन इनको डिसाइड करना था कि हमजा का इलाज कैसे करवाना है, लेकिन उसी दिन इनके परिवार में किसी के साथ कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसके चक्कर में ये लोग भूल ही गए कि इनको हमजा को भी कहीं पर दिखाना है। अब रात के टाइम पर इनके यहाँ लाइट चली गई। आप जानते हैं कि गाँव के अंदर लाइट चली जाती है, लेकिन सर्दियों की रात थी तो सभी लोग छत के ऊपर बैठे हुए थे और उन्होंने कुछ तंदूर वगैरह लगा रखा था, उसी पे खाना वगैरह बना रहे थे। यूसुफ जो था वो नीचे गया था घर में इमरजेंसी लाइट लेने और हमजा भी अपने रूम में ही लेटा हुआ था और तभी अचानक से घर के अंदर एक चीख गूंजी। ये आवाज यूसुफ की थी। वो चीख सुनकर सब लोग वरामदे की तरफ भागे। जो छत की दीवार होती है वहां से वरामदा दिखता था और वरामदे के अंदर यूसुफ चिल्लाता हुआ भाग रहा था और उसके पीछे हमजा चाकू लेके भाग रहा था, जैसे वो आज यूसुफ को मार ही देगा। ये देखते ही सब लोग तुरंत नीचे भागे। उन्होंने भागकर हमजा को पकड़ा और उसे रस्सियों से बांध दिया, लेकिन उसका चेहरा वो हमजा नहीं लग रहा था। वो उसके मुंह से अजीब सी आवाज आ रही थी, कभी एक बच्चे की, कभी एक आदमी की, बहुत गहरी मर्दाना आवाज। मैं सबको जला दूंगा, मैं सबको जला दूंगा। इनके पिताजी के कहने पर अयान भाग के पड़ोस वाली मस्जिद में गया जो पास में इनके मस्जिद थी और वहां से मौलवी साहब को बुलाकर लेकर आया। मौलवी साहब वहां पर आए और उन्होंने तिलावत शुरू की और उनके शुरू करते ही हवाएं तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के अंदर कुछ घूम रहा है। और फिर उसके बाद वो हुआ जिसपे किसी की भी आंखें विश्वास नहीं कर सकती है। अचानक से हमजा हवा में उठ गया, जमीन से 3 फीट ऊपर, और वो सबको अलग ही आंखों से घूर रहा था। और उसके बाद हमजा इतनी तेज चिल्लाया कि मान लो पूरा का पूरा गांव उठ गया। इतना देख आयशा और यूसुफ वहीं के वहीं बेहोश हो गए। हालत सबकी खराब थी, लेकिन हमजा को बचाना था। मौलवी साहब ने कहा कि सभी बच्चों को घर के अंदर लेकर जाओ। सिर्फ हमाद और अयान ही बाहर थे मौलवी के साथ। फिर वापस से उसका शरीर हिला, हड्डियों टूटने जैसी आवाज आई और फिर एक दर्द भरी चीख, मुझे बचा लो, मुझे मत जलाओ, मुझे बचा लो, मुझे मत जलाओ। हमजा के शरीर के अंदर कोई और था। मौलवी ने कहा, ये गैलू नहीं है, ये उसका बाप है, वो यहाँ बदला लेने आया है। यहाँ मौलवी साहब हमजा को कंट्रोल करने की और ठीक करने की कोशिश कर रहे थे और जितना वो उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे उतना ही ज्यादा अग्रेसिव होता जा रहा था। कभी उसमें से गैलू की आवाज आती, कभी उसकी माँ की, कभी उसके बाप की, और तीनों के तीनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में थे। करीब 3 घंटे के बाद हमजा शांत हुआ। मौलवी ने कहा कि अब इसका पोजीशन खत्म हो चुका है, अब ये ठीक है। इसके बाद उन्होंने अपना कुछ प्रोसेस किया और हमजा के गले में एक ताबीज बांधा और कहा कि अब आप चिंता ना करें, ये फ्री हो चुका है, मतलब वो जो भी एंटिटीज थी अब जा चुकी हैं और हमजा बिल्कुल सेफ है। और इस तरह से मौलवी साहब ने हमजा को गेलू और उसके परिवार के चंगुल से निकाला। सभी लोगों को लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, बच्चों से जो गलती हुई अब उसका असर यहाँ पर खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी एक राज था जो बाकी है। अगले दिन हमजा बिल्कुल नॉर्मल उठा, बिल्कुल नॉर्मल ही बिहेव कर रहा था और 1-2 दिन में ही इन लोगों को वापस घर लौटना था क्योंकि इनकी जो विंटर वेकेशन थी वो खत्म होने वाली थी। इस इवेंट के 2 दिन बाद ये सब लोग वहां से निकले और कोलकाता के लिए बस में सवार हुए। हमाद, हमजा, इकरा, आयशा और जुबिया पीछे वाली सीट के ऊपर बैठकर ये डिस्कस कर रहे थे कि कैसे जब वो उस रात उस हवेली के अंदर गए थे तो वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा और वहां पर क्या क्या हुआ था। तभी हमाद के दिमाग में एक चीज क्लिक करती है। वो बोलता है कि मैं और हमजा तो लौटकर वापस आ गए थे, लेकिन हमारे साथ एहतेशाम भी गया था और वो उस टाइम हमारे साथ वापस नहीं आया था। और तभी सबके सब एकदम चुप हो गए और वो एहतेशाम की तरफ देखने लगे। किसी ने नोटिस ही नहीं किया था कि एहतेशाम भी कुछ अलग बिहेव कर रहा था। पिछले कई दिनों से एहतेशाम अलग अलग और चुप ही रहता था,
सबका फोकस था हमजा के ऊपर, लेकिन यहाँ एहतेशाम के साथ भी कुछ चल रहा था। इन लोगों ने एहतेशाम से पूछा कि उस रात तेरे साथ क्या हुआ था। एहतेशाम ने एक अजीब सी स्माइल दी और उसके बाद थोड़ा सा गुस्से में कहा, मेरे साथ क्या होगा, जो होना था इस हमजा के साथ हुआ है, मैं पहले ही कह चुका हूं, मैं बस वापस आ गया था, पूछना बंद करो। उसकी आंखों में एक अजीब सी नर्वसनेस थी और साथ ही साथ उसकी आंखों में एक अलग डीप सा अंधेरा भी था। खैर, ये लोग वापस लौटते हैं और जैसे मैंने आपको बताया था कि हमाद और एहतेशाम एक ही अपार्टमेंट के सेम फ्लोर पर आमने सामने के फ्लैट में रहा करते थे। हमजा और यूसुफ का घर इनके घर से करीबन आधा घंटा दूर था और वीकेंड पर ऑलमोस्ट या तो हमजा और यूसुफ इनके घर आया करते थे, ये उनके यहाँ जाया करते थे और इस तरह से सारे कजिन्स वीकेंड के ऊपर मिला करते थे। 2 दिन बाद हमजा और हमाद के फ्लैट में रूम के अंदर बैठे हुए थे। रात के करीब 2 बज रहे थे और तभी इन दोनों को एक साथ ये दिखा कि एक छोटा सा बच्चा क्रॉल करके इनके रूम के सामने से गुजरा है। ये देखते दोनों शॉक्ड रह गए क्योंकि इनके घर में इतना छोटा बच्चा था ही नहीं। अब आप इमेजिन करें, रात को 2 बजे आप बैठे हुए अपने भाई के साथ, आपके रूम का गेट खुला और वहां से एक छोटा बच्चा क्रॉल करके निकला, जबकि आपके घर में इतना छोटा बच्चा है ही नहीं। आपकी हालत क्या होगी। ये होते ही हम भाग के बाहर गए और देखा तो वहां कोई भी नहीं था, सब कुछ बिल्कुल शांत पड़ा हुआ था। उसी रात इकरा भी अपने रूम में सोई हुई थी। लाइट्स ऑफ थी लेकिन खिड़की से जो रोशनी आती है रूम के अंदर वो फैली हुई थी और आसानी से अगर कोई इंसान खड़ा हो तो उसकी शैडो बन सकती है। इकरा अभी तक सोई नहीं थी और तभी उसकी आंखों के सामने एक शैडो बनी। एक मोटा सा लड़का भागता हुआ आया, जमीन से कुछ उठाया और फिर एकदम से गायब हो गया। ये देख के इकरा बहुत तेज से चिल्लाई। सब लोग उसके रूम में पहुंचे और उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया कि किस तरह से उसने वो शैडो बनती हुई देखी। तो उसे कहा गया कि वो चीजों को इमेजिन कर रही है, क्योंकि अभी गांव में पिछले दिनों में जो भी कुछ हुआ उससे तुम्हारा माइंड चीजों को रिक्रिएट कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, हर रात पूरे घर के अंदर किसी के दौड़ने की आदत, जैसे कोई भारी सा आदमी घर के अंदर फ्लैट में दौड़ रहा हो। सोसाइटी के अंदर इनका एक पालतू कुत्ता, इसका नाम था मोकू, और वो मोकू जैसे ही एहतेशाम को देखता था वो उस पर भौंकना शुरू कर देता था। एक रात की बात है, आयशा की नींद टूटती है और वो पानी पीने के लिए अपने रूम से बाहर निकलती है और जैसे ही बाहर निकलती है उसे एक आवाज आती है। आवाज एहतेशाम के कमरे से आ रही थी और वहां जाकर उस आवाज को ध्यान लगाकर सुनती है तो एहतेशाम एक पुराने बिहारी एक्सेंट के अंदर बोल रहा था, उन्होंने मुझे जला दिया, मैं सबको जला दूंगा, मैं बदला लूंगा, सबको एक एक करके जला दूंगा। उसकी आवाज में जितना गुस्सा था उतना ही दर्द था। वो बिना कुछ बोले अपने कमरे में चुपचाप चली गई और पूरी रात उसे नींद नहीं आई। सुबह उठते उसने सबसे पहला काम किया, अपने घर वालों को बताया कि कैसे रात को एहतेशाम ये सब बोल रहा था। ये सुनते ही बिना देर किए आयशा के घर वालों ने एक बाबा को बुला लिया। बाबा ने जैसे ही फ्लैट के अंदर कदम रखा, उन्होंने कहा कि इस घर के अंदर कुछ छुपा हुआ है, सब लोग यहां से बाहर निकलो। घर की सारी लेडीज को बाहर निकाल दिया गया, सिर्फ घर के बड़े लोग हमाद और अयान वहां पर थे। और इसके बाद एक्सोर्सिज्म शुरू हुआ। रूम के अंदर से आवाज आने लगी, बाबा ने अपने मंत्र पढ़ना शुरू किए और जैसे उन्होंने मंत्र पढ़ना शुरू किए घर का टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप हो गया। घर के अंदर जितनी भी लाइटें जल रही थी वो बार बार ब्लिंक करने लगी। आपको लग रहा होगा ये कोई मूवी का सीन है, लेकिन ये सब कुछ एहतेशाम के घर में हो रहा था और हमाद ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। घर के बाकी सभी लोग हमाद के फ्लैट में ही थे और फिर रूम से बहुत तेज तेज एहतेशाम की चिल्लाने की आवाज आने लगी, लेकिन वो सिर्फ एहतेशाम की आवाज नहीं थी, उस आवाज के अंदर एक और दर्द भरी आवाज छुपी हुई थी और वो आवाज किसी और की नहीं, गेलू की थी। वो बुरी तरह से उन बाबा को बिहारी के अंदर गाली देने लगा, बिहारी लैंग्वेज के अंदर गाली देने लगा। वो बिल्कुल दुबला पतला सा लड़का, लेकिन वहां खड़े 5-6 लोगों के बस में वो नहीं आ रहा था और बार बार छटक छटक कर सबको धक्के मार रहा था और वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और ये लोग जैसे जैसे उसको पकड़ के खड़े हुए थे। अल्टीमेटली उसने एक मौका पाया, सबको धक्का दिया और सीधा भागता फ्लैट के बाहर पहुंचा और एक लात मारी उसने फ्लैट के दरवाजे पर और पूरा का पूरा दरवाजा टूट गया जैसे वो कोई तिनका हो और वो निकलकर बाहर भाग लगा। इधर से उसके पीछे सारे के सारे भाग रहे थे और भागकर उन्होंने पकड़ के उसको रस्सी से बांधा और रस्सी से बांधकर उन्होंने जो फ्लैट पे चढ़ने की रेलिंग होती है लोहे की,
उससे एहतेशाम को बांध दिया। अब होता ना जब एक पागल सांड को या जानवर को बांध देते हो रस्सी से, तो बिल्कुल वैसा ही हाल हो रहा था एहतेशाम का। वो बिल्कुल एक बीस्ट में कन्वर्ट हो चुका था और रस्सी को तोड़ने की कोशिश कर रहा, दांत से काटने की कोशिश कर रहा, रेलिंग के ऊपर बार अपने हाथ मार रहा, उसके हाथों से खून बहना शुरू हो गए थे। और ये 5-6 लोग मिलकर भी उसे दोबारा फ्लैट के अंदर नहीं ला पाए। सोसाइटी के सारे लोगों ने आवाज सुन रही थी, सबकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन सभी लोगों को बोल दिया गया था कि कोई भी अपने फ्लैट से बाहर मत निकलना। और जब आपके यहाँ किसी का एक्सोर्सिज्म चल रहा हो, ये बहुत रेयर इवेंट है जो कहीं होगा, तो सब लोग डरते हैं। सभी लोग अपने घरों के अंदर थे, लेकिन आवाजें एहतेशाम की पूरी सोसाइटी के अंदर गूंज रही थी, इतना कि आसपास के लोग भी इनकी सोसाइटी के गेट के बाहर आकर खड़े हो गए थे कि आखिर ये चल क्या रहा है। आपने कभी ना कभी अपने अड़ोस पड़ोस में लड़ाई होते हुए देखा होगा। जिन 2 घरों में लड़ाई चल रही होती है, लोग जोर से चिल्ला रहे होते हैं, पूरा मोहल्ला वहां इकट्ठा हो जाता है। और कुछ ऐसा ही सीन इनकी सोसाइटी के मेन गेट के बाहर हो गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है। करीबन 3-3.5 घंटे तक यही सब चलता रहा। वो बाबा अपने मंत्र पढ़ते रहे और एहतेशाम की बॉडी से गेलू को निकालने की कोशिश करते रहे। करीबन 3.5 घंटे के बाद उनको मिली सफलता। अब एहतेशाम की बॉडी बिल्कुल ढीली पड़ चुकी थी, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया था, उसके चेहरे से खून खींच लिया गया हो। सभी लोग उसे खोलने में घबरा रहे थे, लेकिन बाबा ने कहा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, आप इसे जितना जल्दी हो सकता है अस्पताल लेकर जाएं। उसके बाद उन बाबा ने इन सबको अपने साथ एहतेशाम के कमरे में चलने को कहा और वहां जाकर उन्होंने एहतेशाम के बेड के नीचे से एक किताब निकाली, पुरानी थोड़ी जली हुई सी किताब। उन्होंने बताया ये लड़का उस जगह से ये किताब लेकर आया है और इस किताब के साथ साथ ये उस लड़के की आत्मा को भी ले आया और इसी वजह से उसने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। बाबा ने कहा कि इस किताब को वापस वहीं रख कर आइए जहां से उसको लेकर आया था। अभी तो मैंने इसको बांध दिया, लेकिन अगर ये किताब यहां रही तो कुछ भी हो सकता है। उस किताब को वापस से लिया गया और हमाद के जो अंकल हैं, मतलब जो चाचा हैं, वो और उनके साथ एक और जना उस किताब को लेकर बस से वापस अपने गांव जाने लगे। और आप विश्वास नहीं करोगे, रास्ते में उस बस के इंजन में चलते हुए अपने आप आग लग गई। सभी सवारियां और ड्राइवर नीचे उतर गए, लेकिन बस धू धू करके जलने लगी और उसी के साथ वो डायरी भी वहीं पर जल गई। घर आकर उन्होंने जब ये बताया कि किस तरह से बस जल गई, उसमें डायरी जल गई, तो यहाँ पर सभी लोगों को ये लगा कि डायरी के साथ साथ उस आत्मा की निशानी भी जल गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके कुछ दिनों के बाद हमाद अपने ICSE बोर्ड की तैयारी के लिए रात को पढ़ रहा था, तभी उसके गेट पर 3 नॉक होती है और उधर से एहतेशाम की आवाज आती है, हमाद गेट खोलो। पता नहीं क्यों हमाद को ऐसा क्लिक करता, उसने कहीं ना कहीं सुना था 3 नॉक्स ऑफ डेथ, यानी अगर आपके गेट पर पहली बार में कोई 3 बार नॉक कर रहा है तो आपको सीधे मुंह उठाकर गेट नहीं खोल देना चाहिए, क्योंकि गेट पर आपकी मौत खड़ी हुई हो सकती है। और कुछ ऐसा ही इंट्यूशन हुआ हमाद को। उसने फटाफट से अपना फोन उठाया और उसने पहले एहतेशाम की बहन आयशा को कॉल किया और उससे पूछा कि एहतेशाम कहाँ है। तो वो उठी, उसने देखा तो एहतेशाम रूम में सोया हुआ था। उसने बताया कि वो तो यहाँ पर सोया हुआ है। क्यों भाईजान, क्या हुआ? उसने बोला कुछ नहीं, बस मैं पूछ रहा था कि वो ठीक तो है ना। उसके बाद उसने फोन रख दिया और गेट नहीं खोला और ना ही दोबारा उसके दरवाजे पर वो नॉक हुई। लेकिन उस दिन से लेकर आज तक भी हमाद को, क्योंकि बहुत पुरानी बात नहीं है, हमाद ने ICSE 2025 का एग्जाम दिया है, जो कि भी रिसेंटली खत्म हुआ है, और अभी तक भी उसे कई बार अपने घर में या अपने कॉरिडोर के अंदर किसी भारी आदमी के दौड़ने की आवाज आती है। और इतना ही नहीं, सपनों के अंदर उसे एहतेशाम और हमजा दोनों की चीखें सुनाई देती है, क्योंकि दोनों के एक्सोर्सिज्म में हमाद वहां पर प्रेजेंट था। इन 2 एक्सोर्सिज्म को देखकर हमाद का दिल पक्का हो चुका है, वो डरता नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे ये फील है, ये सेंसेशन है कि गेलू यहां से गया हुआ नहीं है, वो शायद अब भी यहीं है इनके फ्लैट के आसपास, और मौका देखकर वो वापस से किसी न किसी की बॉडी को पोसेस कर सकता है। हमाद और उनकी फैमिली अलग अलग लोगों से कांटेक्ट करके इस चीज से निजात पाने की, यानी इस चीज से मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बहुत जल्दी वो इस चीज का कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। तो ये थी कहानी हमाद और उसके भाइयों की, जिन्होंने एडवेंचर के लिए, जिन्होंने क्यूरियोसिटी के लिए एक ऐसे घर के अंदर एंट्री ली जहां जाने से पूरा गांव डरता था। पूरे गांव को उसकी हिस्ट्री बताती, घर वालों को उसकी हिस्ट्री बताती, और घर वालों ने साफ साफ इन बच्चों को मना किया था, लेकिन बच्चे कहाँ किसी की मानते हैं। उन्हें अगर किसी ऐसी सुपरनेचुरल चीज के बारे में पता लग जाए, इवन आपको भी पता लग जाए, तो एक बार आपके उनमें जरूर आता है कि जाकर अंदर देखो तो सही कि लोग जो कह रहे हैं वो सही है या फिर नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, कोई आपसे कह दे कि इस जगह पर फला फला जगह पर कुछ चीज है, आपकी गर्दन बार बार घूम घूम कर उस जगह की तरफ जाएगी जितनी बार आप वहां से गुजरोगे। और इनके तो जस्ट पड़ोस का वो घर था,
बार बार इनके दिमाग में आता था और शायद वही क्यूरियोसिटी इनको उस हवेली के अंदर तक लेकर गई। लेकिन ये अकेले नहीं आए, अपने साथ लेकर आइए तीन मुसीबत, जिनमें से 2 मुसीबतों ने घर के 2 मेंबर्स को जकड़ लिया है। ऐसा भी हो सकता है कि उस घर में 3 आत्माएं थी, अभी तक सिर्फ 2 आत्माएं फ्री हुई है और तीसरी आत्मा इनके फैमिली मेंबर्स के साथ अभी भी घूम रही है। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग। और हाँ, अगर स्टोरी आपको पसंद आई है तो उसे शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।